नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो उत्तराखंड के अंदर मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिस पर अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, उसको लेकर है। साथियों, कुछ और टॉपिक भी हैं। आज की मेरी इस वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो अदर स्टेट को लेके है कि बाहरी राज्यों के जो कैंडिडेट हैं वो आज तक बाहर आखिर क्यों नहीं हुए। हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, आखिर ऐसी क्या वजह है कि जो मामला कोर्ट में चल रहा है, 1.5 साल से ज़्यादा का समय हो गया है और आज तक उनको बाहर नहीं किया गया है। राज्य सरकार के खिलाफ इन्होंने केस किया था। मैंने ही आरटीआई के माध्यम से इन लोगों का खुलासा किया था, इन लोगों के नामों का खुलासा किया था कि इतने लोग जो है बाहरी राज्यों के हैं। लेकिन हम लगातार 1.5 साल से ज़्यादा समय हो गया है, हम देख रहे हैं कि आज भी इन लोगों का जो केस है वो माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में चल ही रहा है, ये आज भी बाहर नहीं हुए हैं। आखिर क्यों? ये बहुत बड़ा सवाल है साथियों कि आखिर इनको बाहर क्यों नहीं किया जा रहा है। सोचने वाली बात है। दूसरी बात साथियों मैं करूं, 12 सितंबर 2023 को 8 कैंडिडेट इस भर्ती प्रक्रिया में आरटीआई के माध्यम से संविदा बेरोजगार महासंघ द्वारा खुलासा किया था कि ये 8 कैंडिडेट जो हैं फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर नौकरी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। चयन प्रक्रिया में भी, चयन सूची में भी इनका नाम था, जिसमें फिरोज खान, मनीष जगारिया जैसे कई नाम थे। लगभग 8 नाम थे, जिसमें 7 लड़कों के नाम थे, 1 लड़की का नाम था। इन लोगों के खिलाफ आज तक जांच चल रही है। फिरोज खान और एक और व्यक्ति, मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं, हमको समझना पड़ेगा। फिरोज खान और एक व्यक्ति दोषी साबित हो चुके हैं। इनके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई? क्या फिरोज खान को जेल हुई? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि इनके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई। मैंने पहले भी अपनी कई वीडियो में लगातार इस बात को कहा है कि पूर्व एक आईएएस पूजा खेड़कर नाम की एक महिला आईएएस गलत डॉक्यूमेंट्स के आधार पर नौकरी हासिल की उन्होंने, और बाद में जब उनका ये फर्जीवाड़ा पकड़ा गया तो उनको जेल हो गई। इसी तरीके से जो ये 8 लोगों में से 2 लोग फर्जी पाए गए, क्या इनके ऊपर कार्यवाही करके इनको जेल डाला गया? ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी बात, बाकी 6 लोगों के ऊपर क्या कार्यवाही हो रही है? हमको इसके लिए आवाज उठानी पड़ेगी। एक बात और साथियों, जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों को बाहरी राज्यों के उम्मीदवारों ने चैलेंज किया था और कहा था कि हमें भी इस भर्ती में सम्मिलित किया जाए, हमारा भी इसमें सिलेक्शन किया जाए, जबकि वो सभी लोग राजस्थान, झारखंड, यूपी ऐसी जगहों के स्थायी निवासी हैं, उसके बावजूद वो यहाँ नौकरी मांग रहे हैं। ऐसे न जाने कितने लोग और हैं जो कि इस भर्ती प्रक्रिया में स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों में नौकरी हासिल कर चुके हैं या फिर मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर आने वाले हैं। मैं लगातार इस चीज़ को कह रहा हूं कि हमें एसआईटी जांच की मांग करनी चाहिए। मैं अभी भी एक ही चीज़ कहूँगा अपने इस वीडियो के माध्यम से हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी से कि इस भर्ती प्रक्रिया में एसआईटी जांच हो, ताकि जितने भी गलत तरीके से इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होकर चयनित हुए हैं उनको जल्द से जल्द बाहर करवाया जा सके। एसआईटी जांच बहुत ज़रूरी हो गई है। दूसरा, इन बाहरी राज्यों के उम्मीदवारों को तत्काल प्रभाव से भर्ती प्रक्रिया से बाहर करना चाहिए। तीसरी बात, जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर 8 लोग चयनित हुए थे, उन पर जल्द से जल्द जांच प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए और दोषी पाए जाने पर उनको तुरंत कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि वो 8 लोग, देखिए अब हमें समझना होगा, वो 8 लोग चयनित हो चुके थे, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि और भी बहुत सारे लोग हों। अगर ऐसा है तो हमें एसआईटी जांच की मांग करनी चाहिए। मैं लगातार इस बात को कह रहा हूँ, अभी भी समय है। हमें अपने भविष्य को अगर सुरक्षित रखना है तो हमें एसआईटी जांच इस भर्ती प्रक्रिया में
मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर और स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर एसआईटी जांच करवानी चाहिए। एसआईटी जांच से जितने भी फर्जी लोग हैं, चाहे वो फर्जी ईडब्ल्यूएस है, चाहे वो फर्जी डॉक्यूमेंट्स नॉन अटेंडिंग किए हुए जितने भी नर्सिंग जिन्होंने नॉन अटेंडिंग किए, चाहे वो है किसी भी तरीके के फर्जी लोग हैं, वो बाहर हो जाएंगे। और ये बहुत ज़रूरी है इस प्रोफेशन के लिए। एसआईटी जांच बैठनी बहुत ज़रूरी है। जब तक एसआईटी जांच नहीं बैठेगी तब तक एक डाउट में हम जीते रहेंगे कि न जाने कितने लोग फर्जी तरीके से आ रहे हैं। एक बात मैं और बताना चाहता हूं साथियों, 28 अक्टूबर 2024 के दिन एक न्यूज आई है अमर उजाला में, शिक्षक भर्ती में चयनित 70 से अधिक महिला अभ्यर्थियों का चयन होगा रद्द। मतलब 2906 पदों पर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती आई। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि एएनएम का रिजल्ट इसलिए जल्दी आ रहा है क्योंकि वो पद कम है, और मेडिकल कॉलेज में बहुत ज़्यादा पद हैं इसलिए रिजल्ट लेट हो रहा है। ऐसे में तो फिर जो है जो प्राथमिक शिक्षकों के 2906 पद आए थे तो हमसे भी बाद में आए थे और हमसे पहले भर दिए गए। फिर तो इसमें तो बहुत कम से कम 3-4 साल का समय लग जाना चाहिए अगर आप ये कह रहे हैं तो। मेरा मानना नहीं है, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं, मैं तब इस बात को कह रहा हूँ। तो 2906 पदों पर जब भर्ती प्रक्रिया हुई, इसमें एक चीज़ खुलकर सामने आई कि इसमें जितने भी अदर स्टेट की जो महिला कैंडिडेट थी, महिला उम्मीदवारों के 70 उम्मीदवार ऐसे हैं जो बाहरी राज्यों की थी, एससी या एसटी कैटेगरी की थी, उनकी शादी उत्तराखंड में हुई और सेम कैटेगरी में हुई। मतलब अगर वो वहाँ एससी थी तो यहाँ एससी कैटेगरी में ही उनकी शादी हुई। तो ऐसी स्थिति में वो किस कैटेगरी में आएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो साथियों एक रूल है, वो रूल है आपका 10 अक्टूबर 2002 के शासनादेश, एक शासनादेश है, कब का है, 10 अक्टूबर 2002 का एक शासनादेश है। उस शासनादेश के अनुसार बाहरी राज्य का कोई भी उम्मीदवार जो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता है, अगर वो दूसरे राज्य में अप्लाई करता है तो वो जनरल कैटेगरी में जाता है। एससी, एसटी, ओबीसी किसी भी कैटेगरी का होगा, लेकिन जब वो अदर स्टेट में कैंडिडेट अप्लाई करेगा तो उसकी कैटेगरी वहाँ से हटकर जनरल कैटेगरी हो जाएगी। चाहे वो एससी कैटेगरी का है, वो अपने राज्य में होगा, लेकिन जब वो दूसरे राज्य में, इसी तरीके से यूपी या फिर दिल्ली या फिर बिहार, राजस्थान, यहाँ के कोई भी कैंडिडेट हमारे उत्तराखंड में अगर किसी पद पर अप्लाई करते हैं तो वो कैटेगरी उनकी वहीं ख़त्म हो जाएगी, यहाँ पर वो जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। तो ऐसे 70 कैंडिडेट जो हैं उनका जो सिलेक्शन हुआ है कैटेगरी में हुआ है, लेकिन अब उनका वो सिलेक्शन कैंसिल हो रहा है क्योंकि वो सामान्य कैटेगरी में काउंट हो रहे हैं। इसी तरीके से साथियों हमें भी देखना होगा, हमारी भर्ती में भी ऐसी बहुत सारी महिला उम्मीदवारों का चयन हुआ होगा जो अदर स्टेट में एससी एसटी कैटेगरी की होंगी और यहाँ आकर भी उनकी शादी यहाँ हुई होगी। यहाँ हुई तो उन्होंने एससी कैटेगरी का सर्टिफिकेट बना लिया होगा, लेकिन वो एससी कैटेगरी में काउंट नहीं होंगी, वो जनरल कैटेगरी में ही काउंट होंगी। तो इस चीज़ को भी हमें देखना होगा। इससे भी बहुत अधिक कैटेगरी के बच्चों का जो है सिलेक्शन और हो सकता है अगर ऐसे कोई लोग पकड़े जाते हैं। ऐसे कुछ लोगों का अगर मामला संज्ञान में आता है तो उस मामले को आगे ले जाना पड़ेगा। और फिर से बता रहा हूं मैं, 10 अक्टूबर 2002 के शासनादेश का हवाला दिया हुआ है। इस शासनादेश के अकॉर्डिंग बाहरी राज्य की एससी एसटी कैटेगरी की कोई भी महिला उम्मीदवार या कोई भी कैंडिडेट जो महिला उम्मीदवारों का ही होता है, उनकी शादी अगर उत्तराखंड में सेम कैटेगरी में हुई है, एससी वाली की एससी में हुई है, एसटी वाली की एसटी में हुई है, तो यहाँ आकर वो जनरल कैटेगरी में काउंट होंगी, उनका एससी का सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। ये शासनादेश है 10 अक्टूबर 2002 का। इस शासनादेश का हवाला दिया गया है और इसी शासनादेश के हवाले को देते हुए ये देख सकते हैं आप, शिक्षक भर्ती में चयनित 70 से अधिक महिला अभ्यर्थियों का चयन होगा रद्द। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, इसको भी हमें देखना चाहिए। और इसी तरीके से हमें जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनका मामला भी देखना चाहिए। इन मामलों पर हमें अब हल्ला करना होगा। बहुत लंबा समय हो गया है साथियों, लगभग 2 साल पूरे होने वाले हैं
और अभी तक बाहरी राज्यों के कैंडिडेट के ऊपर कोई फैसला नहीं आया है। आखिर कब फैसला आएगा, कब इन लोगों को बाहर किया जाएगा। बहुत सारी महिला उम्मीदवार ऐसी है यहाँ इस भर्ती में बता रहा हूँ मैं। जैसे पिछली भर्ती में, ये शिक्षक भर्ती में ही एक मामला ये भी आया था, अगर आपने देखा होगा कुछ दिन पहले ही आया था, कि यूपी की कुछ कैंडिडेट जिनकी शादी यहाँ से यूपी हो गई, चाहे वो बरेली है चाहे मेरठ है, कहीं भी हो गई, और उन्होंने यहाँ का अपना मायके पक्ष का जो है अपने को अनमैरिड दिखाकर मायके पक्ष का ईडब्ल्यूएस बना लिया। ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर आपके संज्ञान में है तो उसके नाम से आप कंप्लेंट करें। ऐसे लोग भी बाहर होंगे जो जिनकी शादी बाहर हो गई है, बरेली हो गई है, यूपी हो गई है, दिल्ली हो गई है, राजस्थान हो गई है, और यहाँ उसके बाद भी उन्होंने अपने आप को अनमैरिड, ऐसे जितने भी लोग हैं जो जिनकी शादी हो गई है, उन्होंने अगर अपने आप को अनमैरिड दिखाकर मायके पक्ष से ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाया है तो ऐसे लोगों के नामों को आप तुरंत डीजी हेल्थ में दें और ऐसे लोगों की नामों से शिकायत करें ताकि ऐसे लोगों को भी बाहर किया जा सके। साथियों, ऐसे लोगों को बाहर करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं ये किसी ऐसे व्यक्ति का हक मार रहे हैं जिसको सही मायने में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन ये वो लोग हैं जो सक्षम हैं, जिनको किसी चीज़ की कमी नहीं है, उसके बाद ये फर्जी तरीके से ऐसे डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं। तो ऐसे लोगों को भी बाहर किया जाना बहुत ज़रूरी है और सही मायने में जो ईडब्ल्यूएस का हकदार है उसको उसका हक मिलना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है साथियों। एक सबसे बड़ी बात, जैसा कि मैंने कहा था 9 नवंबर तक अगर मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर रिजल्ट आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो 11 नवंबर 2024 को मॉर्निंग 10 बजे सभी लोग चिकित्सा चयन बोर्ड में एकत्र होंगे। हम वहां पर अधिकारियों से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे आखिर रिजल्ट में इतनी देरी क्यों हो रही है। उसके बाद हम धन सिंह रावत जी से भी मिलेंगे और उनको भी इस मामले में अवगत कराएंगे कि रिजल्ट इतने लंबे टाइम से जो है रुका हुआ है। जल्द से जल्द इस रिजल्ट को निकलवाने के लिए आप संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश देने की कृपा करें। ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि हमें अब देहरादून में एकत्र होना पड़ेगा क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें चल रही है ऐसा लग रहा है कि रिजल्ट अभी कहीं से कहीं तक कोई संभावनाएं नहीं लग रही है। मैं उत्तराखंड के समस्त बेरोजगार नर्सिंग अधिकारियों से यही निवेदन करता हूं, 9 नवंबर तक इंतजार करें। 9 नवंबर के बाद सभी लोग देहरादून कूच के लिए तैयार रहें, सभी लोग एक होकर आगे आएँ। मैं पहले भी कई बार आह्वान कर चुका हूं, आप लोगों ने हर बार मेरा विरोध किया और बाद में आप लोग पछताए हैं। चाहे जब स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जब आई थी तो भी मैंने विरोध किया था। मैंने कहा था मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों को भी इसके साथ ही भरा जाना चाहिए। आप लोगों ने, पूरे उत्तराखंड के बेरोजगार नर्सिंग अधिकारियों ने मेरा विरोध किया था। संजय नौटियाल, प्रीतम भाई, इन सब लोगों ने कहा था बबलू भाई भर्ती एक साथ ही होगी, आप प्लीज ऐसा मत कीजिए। आशीष राजपूत भाई अच्छे से जानते हैं इस चीज़ को। जब मैंने आह्वान किया था आशीष भाई आए थे, जगमोहन भाई आए थे, सूर्या भाई उत्तरकाशी से आए थे। हम गिने चुने कुछ लोग थे जो स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर भर्ती प्रक्रिया के खिलाफ थे। हमने ये उस टाइम पर कहा था कि मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर जो भर्ती, मतलब मेडिकल कॉलेज के पदों को भी इसके साथ ही निकाला जाए। लेकिन पूरे प्रदेश वालों ने हमारा विरोध किया। गिने चुने कुछ लोग थे, जगमोहन भाई थे, आशीष भाई, कुणाल भाई की जॉब लग चुकी है, सूर्या भाई, सूर्या भट्ट उत्तरकाशी से, गिने चुने लोग हम लोग आए थे। इसी तरीके से जब पोर्टल बंद हुआ था 12 दिसंबर को, तब भी मैंने कहा था कि सीनियर सिर्फ और सिर्फ अपना भला करना चाह रहे हैं, अपना भला करके ये हमारे लिए दिक्कतें करेंगे। उस टाइम पर भी सभी लोगों ने मेरा विरोध किया कि नहीं, सही हो रहा है, पोर्टल बंद करवाया है तो कुछ ना कुछ सोच समझ के ही पोर्टल बंद करवाया होगा। आज उस पोर्टल को बंद करवाने का हम जो है नतीजा भुगत रहे हैं। उस टाइम पर जब मैंने कहा था कि पोर्टल बंद नहीं होना चाहिए था, ये सिर्फ और सिर्फ क्योंकि अगर उस टाइम पर पोर्टल बंद नहीं होता तो क्या होता, 1 जनवरी लास्ट डेट थी, उसके बाद उनका रिजल्ट रुक जाता स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर और हमारी जो है भर्ती प्रक्रिया शुरू होती, बाद में दोनों का रिजल्ट साथ में आता। इससे क्या होता, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन होता। आज जो स्थिति बनी है ना, ये स्थिति नहीं बनती। लेकिन आप लोगों की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, आप लोग पागलों की तरह बिल्कुल यही कह रहे थे कि बबलू जो है गलत चीज़ें कह रहा है, हमारे सीनियर हमारी भलाई सोच रहे हैं, हमारे सीनियरों ने हमारे लिए इतना अच्छा कर दिया है, अलग अलग भर्ती कर दी है, इससे हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, इससे हमारे बहुत ज़्यादा जो है साथियों को जो है जॉब मिलेगी। आज स्थिति ये है कि जिस बैच तक स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर सिलेक्शन हुआ था उसी बैच तक मेडिकल कॉलेज भी सिमट के रह गया है। तो ये फ़ायदा मिला है। मेरा विरोध करने वाले
आज चीज़ें समझ रहे होंगे कि विरोध का क्या नतीजा मिला। आज आपको समझ में आ रहा होगा कि आपने जो मेरा विरोध किया था उसका रिजल्ट क्या रहा। अगर आज भी आप लोग नहीं समझ रहे हैं, अगर 11 नवंबर 2024 को आप लोग सभी लोग चिकित्सा चयन बोर्ड में एकत्र नहीं होते हैं, आगे बहुत बुरी स्थिति होने वाली है, ये आपको समझना होगा। उसी दिन हम रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज, पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज और हरिद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए भी ज्ञापन देंगे कि 1000 से ज़्यादा पदों पर जल्द से जल्द नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। हम स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलेंगे और ये ज्ञापन भी हम उस दिन देंगे। अभी तक किसी ने भी ज्ञापन नहीं दिया है, हमें ज्ञापन देना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है एलिंग वेलफेयर नर्सेज फाउंडेशन ही इसकी शुरुआत करे। मैं लगातार इस चीज़ को कह रहा था कि 1000 पदों पर विज्ञप्ति आनी चाहिए। उत्तराखंड में किसी भी व्यक्ति ने इस बात को नहीं कही थी। जब 240 हरिद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए और 240 पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज के लिए नर्सिंग अधिकारियों के पद कैबिनेट में पास हुए थे, तो मैंने कहा था, आप मेरे पुराने वीडियो में देख लीजिएगा, मैंने कहा था कि रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज भी है जो कि इनसे पहले अस्तित्व में आ चुका है, और तीनों मेडिकल कॉलेजों में लगभग 1000 से ज़्यादा पदों पर विज्ञप्ति आनी चाहिए। मैं लगातार बहुत टाइम से, जब कैबिनेट में मामला पास हुआ था तभी से लगातार इस चीज़ को उठा रहा था, लेकिन पूरे प्रदेश में किसी ने भी इस बात को नहीं समझा, ना इस बात को किसी ने उठाया। 7 अक्टूबर 2024 को माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने इस चीज़ को क्लियर किया कि लगभग 1000 पदों पर तीनों मेडिकल कॉलेजों में भर्ती आएगी। मैं पहले ही इस चीज़ को कह चुका था, आप पीछे मेरी वीडियो में जाकर देख सकते हैं। लेकिन आज आपको बहुत सारे लोग ये कहने को मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग कह भी देंगे कि ये बात तो हमने ही पहले कह दी थी कि 1000 पद निकलेंगे, ये बात तो हम पहले ही कह चुके थे कि रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज छोड़ा जा रहा है, जबकि ये बात पूरे प्रदेश में किसी ने नहीं उठाई थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही इस चीज़ को कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हमें चीज़ें समझनी होगी, बारीकी से चीज़ों को देखना होगा, कैसे पदों को बढ़ाया जाए ये हमको देखना होगा, कैसे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा नर्सिंग अधिकारियों का भला होगा ये हमको देखना होगा, मिलकर हमको काम करना होगा। आज बहुत सारे संगठन प्रदेश के काम कर रहे हैं फील्ड में, चाहे वो संविदा बेरोजगार महासंघ है, एलिंग वेलफेयर नर्सेज फाउंडेशन है, नर्सिंग महासंघ है, और विजय भाई लोग भी नर्सिंग सेवा संघ नाम का संगठन बनाकर काम कर रहे हैं। मैं किसी भी संगठन की बुराई नहीं करूँगा, इसलिए नहीं करूँगा, हर एक संगठन का अपना काम करने का तरीका होता है। हर एक संगठन यही चाहता है कि हम अच्छा काम करें, कोई नहीं चाहता है हम बुरा काम करें। और जब संगठन ज़्यादा होते हैं तो कंपटीशन भी बढ़ता है, और अच्छी चीज़ है, संगठन होने चाहिए। सभी लोग, मैं यही कहूँगा कि संगठन बन रहे हैं तो अच्छी बात है। कहीं ना कहीं क्या है, हर एक संगठन से कुछ ना कुछ लोग जुड़े रहते हैं। हो सकता है मेरे विचारों से कुछ लोग खुश ना हो सकता है वो नर्सिंग सेवा संघ के विचारों से खुश हो सकता है वो संविदा बेरोजगार महासंघ के विचारों से खुश हो सकता है उनको काम करने का तरीका नर्सिंग महासंघ का अच्छा लगे। तो ज़रूरी नहीं है कि किसी एक विशेष संगठन के से ही सब जुड़ें। हर किसी के अपने अलग विचार होते हैं, हर किसी की अपने सोच होती है, हर किसी का अपना काम करने का तरीका होता है, और वो हर कोई एक ही संगठन से नहीं जुड़ सकता है। हर किसी के विचार अलग अलग होने से क्या होता है, लोगों की काम करने की जो प्रवृत्ति होती है वो भी अलग अलग होती है। तो किसी भी संगठन का विरोध करना मैं गलत समझता हूँ। अच्छी बात है, संगठन नए नए संगठन बन रहे हैं, जागरूकता, मतलब प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा जागरूकता आ रही है। संगठन बनने से, ज़्यादा संगठन बनने से कंपटीशन होता है, और कंपटीशन जहाँ होगा वहाँ अच्छा काम होगा। साथियों, मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहूँगा, मेडिकल कॉलेज की जो 3 मेडिकल कॉलेज है उन पर जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी करवाने के लिए हमें तुरंत ज्ञापन देना चाहिए और लगातार ज्ञापनों का सिलसिला शुरू करना चाहिए। मेडिकल कॉलेज की 1455 पदों पर भी जल्द से जल्द रिजल्ट निकलवाने के लिए हमें एक्टिव होना पड़ेगा। मैं 11 नवंबर को एलिंग वेलफेयर नर्सेज फाउंडेशन के बैनर तले आप सभी लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक निवेदन कर रहा हूँ, 11 नवंबर को सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड में पहुँचने के लिए तैयार रहें। बहुत जल्द, अगर रिजल्ट नहीं आता है 9 नवंबर तक, हम सभी लोग 11 नवंबर 2024 को देहरादून में उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के ऑफिस में, जहां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम हुआ था, वहां पर मिलेंगे और अधिकारियों से बात करेंगे, पूछेंगे क्या वजह है, क्यों रिजल्ट लेट हो रहा है, इन सभी टॉपिक्स पे बात करेंगे। आगे भी साथियों मैं इसी तरह की जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।